Hey dear students, this is physics faculty AM sir and your warm welcome on the platform of Divine Academy। और आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं NLM विद सुपर ट्रिक। हमने NLM तो पढ़ रखा है लेकिन नीट एग्जाम अपने सर पे है और NLM क्या है भाई साहब, अपने फिजिक्स का भूत की तरीके से जाना जाता है। तो आज उस डर को हटाना है, उस भूत को भगाना है और क्या पढ़ना है भाई साहब, NLM विद सुपर ट्रिक। तो टाइम ना वेस्ट करें, स्टार्ट करते हैं भाई। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्या चीज़ भाई? न्यूटन्स लॉज ऑफ, हाँ भाई, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सही है भाई। इन शॉर्ट बोले तो NLM। हाँ भाई NLM, इन शॉर्ट बोले तो NLM। सही भाई। अगर मैं इसकी ट्रिक की ओर जाऊं और सारे क्वेश्चन की ओर जाऊं, नीट अप्रोच की ओर जाऊं, उससे पहले मैं ये बात कर लूं कि भाई इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या होता है। आपको पता है ये वो चैप्टर है जो किसी भी बॉडी की कंप्लीट मोशन की एनालिसिस करता है। जनरली ट्रांसलेटरी मोशन, याद रखिएगा, कैसे मोशन का? ट्रांसलेटरी मोशन की कंप्लीट एनालिसिस देता है। कैसे देता है सर? इस चैप्टर के अंदर न्यूटन बाबा ने क्या करा था, अपने कुछ लॉज दिए थे, उस लॉज की हेल्प से अपन किसी भी बॉडी के मोशन की क्या कर लेते हैं भाई साहब, कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं। सर कौन से लॉ दिए थे और कितने लॉ दिए थे भाई साहब? 3 लॉ दिए थे। सर कौन कौन से? वही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अरे फर्स्ट सेकंड कौन सा भाई साहब? तो याद रखिए, उन लॉज को देखते हैं सबसे पहले, फिर अपन मेनली क्या आएंगे, ट्रिक पर आएंगे। हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए भाई, ये जो अपना वीडियो चूंकि ट्रिक ओरिएंटेड है तो इसके अंदर अपन थ्योरी पार्ट पे ज्यादा जाने से रहे और ज्यादा कॉन्सेप्ट को बस समझ के सीधा ट्रिक पे आना है, याद रखिएगा। और एक बात और बता दूं, अगर आपको सीखना है तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, क्योंकि कौन सी ट्रिक कब लगानी है ये बात आपको समझ आनी चाहिए और ये तभी आएगी जब वीडियो को पूरा देखेंगे। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ की। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? सर हमने किताबों में पढ़ रखा है कि अगर कोई बॉडी अनएसिलरेटेड है, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स 0 है। सर उल्टा भी ट्रू है। हाँ, उल्टा भी ट्रू है। यानी अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो अनएसिलरेटेड होगी, और अगर अनएसिलरेटेड है तो नेट फोर्स भी क्या होगी? 0। यानी कि भाई साहब अगर अपन बात करें कि अगर किसी बॉडी का नेट एसिलरेशन क्या है भैया? 0, ये इंप्लाई करता है, ये क्या इंप्लाई करता है कि उस बॉडी पर नेट कैसा भाई साहब, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा मेरे भाई? 0। अरे हाँ या ना? बात मेरी आ रही समझ? सर समझ आ रहा है? मैंने कहा उल्टा भी ट्रू है। ये क्या डबल इंप्लाइज कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा। क्या मतलब सर? मैंने बोला अगर कोई बॉडी अनएसिलरेटेड है तो वो कैसा होगा, उस पर नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल। याद रखें। सर इंटरनल क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम्हें पता है अगर पढ़ा हो तो इंटरनल फोर्सेस का वेक्टर सम 0 होता है, क्योंकि वो ऑलवेज पेयर में जनरेट होते हैं। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0, तो वो बॉडी कैसी होगी? अनएसिलरेटेड। यानी अगर कोई बॉडी अनएसिलरेटेड है तो उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होंगे? 0। सर अनएसिलरेटेड क्या होता है? अनएसिलरेटेड का मतलब कि वेलोसिटी कैसी हो? कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो v फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी कैसी हो भैया? बराबर। क्या मेरी बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एक बात मुझे नहीं समझ आ रही, यहाँ पर नेट क्या है और एक्सटर्नल क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा अभी देख लो, यहाँ पर ये जो नेट का मीनिंग है, नेट का मतलब वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। क्या है भाई? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। अरे हाँ सही है, बात सही है। सर ये एक्सटर्नल का मतलब क्यों? मैंने कहा वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस में इंटरनल भी लेते हैं, लेकिन बाय इत्तेफाक याद रखें, यहाँ पे जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं अपने को पता है कि ऑलवेज पेयर में डेवलप होते हैं और पेयर वाले फोर्स एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसलिए ऑलवेज हम कैसा लेते हैं? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बोले तो आउटसाइड द बॉडी, जो हमको दिख रहा हो, जो लगता हुआ दिख रहा हो। आउटसाइड द बॉडी जो लग रहा है, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। क्या मेरी बात समझ आई? क्या फर्स्ट लॉ समझ आया? हाँ सर फर्स्ट लॉ मुझे एकदम क्लियर है। अगर एकदम क्लियर है तो फटक से क्वेश्चन पे चले, टाइम ना वेस्ट करें। हाँ भाई एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। ध्यान सुने, एग्जाम्पल अपन लोग लेते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ पे। हाँ भाई देखें ध्यान से। देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ में अपन अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें जो एग्जांपल बनता है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम की। इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो वो बॉडी कैसी कहलाती है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम, हालांकि ये सच बात नहीं है। इक्विलिब्रियम तो कंप्लीट तब होता है जब उस पर नेट एक्सेलरेशन लीनियर वाला भी 0 हो और एंगुलर वाला भी। लेकिन अपन थोड़ी थोड़ी जब तक रोटेशनल तक नहीं जाते हैं तब तक ऐसा बोल सकते हैं कि अगर क्या हो भाई साहब, एक्सेलरेशन 0 हो तो बॉडी कैसी होगी? इक्विलिब्रियम में।
है। इसका एक दूसरा अर्थ भी है कि वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट। अब तुम वेक्टर सेक्टर के चक्कर में ना पड़ भाई साहब, समझ गए हो? हाँ देख लो ध्यान पूर्वक। तो एक्सीलरेशन अगर 0 तो बॉडी कैसी, इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब हमको प्रॉब्लम भी कैसी करनी है, इक्विलिब्रियम वाली। तो भाई साहब टाइम ना वेस्ट करें, अपन लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम की, वो प्रॉब्लम जो नीट में पूछी जाती है। हाँ भाई, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम याद रखें भाई साहब, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम ध्यान पूर्वक सुने। सबसे पहले एक मैं छोटा सा एकदम कचरा वाला एग्जांपल लेता हूं। पहला फॉर्मेट देखो, अपन का जो पढ़ने का तरीका होगा, चाहे ट्रिक पढ़ें या कॉन्सेप्ट, एकदम सीक्वेंस में। सबसे पहले अपन क्या खेलेंगे, स्ट्रिंग ब्लॉक खेलेंगे अभी इक्विलिब्रियम वाले में। फिर जब स्ट्रिंग ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा तब अपन लोग क्या खेलेंगे, ब्लॉक ब्लॉक। इसका मतलब वहां नॉर्मल रिएक्शन वाले क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पर टेंशन वाले करने हैं। क्लियर एकदम? तो सबसे पहला फॉर्मेट क्या है, स्ट्रिंग ब्लॉक। हाँ भाई, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्ट्रिंग ब्लॉक, हाँ भाई स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है साहब, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ना तुम्हें भी है ना हमें भी है। ध्यान पूर्वक सुनो। सर स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मुझे कुछ बताओ, कैसा एग्जांपल देगा? मैंने कहा देखो पहला एग्जांपल वो क्या बोल रहा है कि देखो यार, एक ऐसी दीवारें हैं, कैसी दीवारें हैं, ऐसी हैं जैसी दिख रही। हाँ भाई है, कोई दिक्कत थोड़ी है, मुझे भी नहीं है तुम्हें भी नहीं है। हाँ देख लो, ठीक है, मुश्किल नहीं है। देखना जान ले, वो बातें हो जाएंगी। देखो क्या कह रहा है भाई, एक छत है, माने एक दो वॉल्स हैं, एक छत है, एक ऐसी दीवार खड़ी है। हाँ भाई ठीक है, अभी देखना, एक ऐसी दीवार खड़ी है। ये वाला एंगल कितना है दोस्त, 30 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितना है, 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। इसका मास कितना, m। बोल क्लियर एकदम, कोई समस्या है? अब वो पूछता क्या पूछता है, कुछ भी नहीं पूछता। सोच, अगर कोई दीवार से कुछ भी रस्सी से लटका दोगे तो क्या वो रस्सी खींचने लगेगी? अबे खींचने लगेगी मतलब तुमने पढ़ा उस रस्सी में टेंशन डेवलप हो जाएगा। टेंशन किधर डेवलप होगा, अलोंग द स्ट्रिंग। सब टेंशन डेवलप होगा। सर किधर डेवलप होगा? आपने तो बोला कि अलोंग द स्ट्रिंग, मतलब इसमें टेंशन इधर और इसमें टेंशन इधर। सर दोनों में सेम होगा क्या? मैंने कहा जरूरी नहीं है, रस्सी अलग अलग तो टेंशन अलग अलग। मैंने इसमें बोले तो T1, इसमें बोले तो T2। सर ठीक है, अच्छी बात है, क्या मुश्किल है? अरे मुश्किल नहीं, सवाल पूछ रही है भाई साहब। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द T1 एंड T2, फाइंड द T1 एंड T2। यानी इन दोनों टेंशन को, जो टेंशन हो गई है हमारी खोपड़ी में नहीं, इस रस्सी में, उसको अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलो भाई साहब करते हैं फाइंड आउट। सर कैसे करें? मैंने कहा देख, फोर्सेस से रिलेटेड जब भी बातें हैं, तुम्हारे मन में न्यूटन बाबा का ख्याल आना चाहिए। न्यूटन बाबा के वही लॉज जो अपन ने भी पढ़ रखे हैं। सर क्या पढ़ रखे हैं? अभी तो पढ़ा है कि एक्सीलरेशन अगर 0 तो नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 तो एक्सीलरेशन भी 0। मतलब कि अगर तुम्हें कहीं भी अनएक्सीलरेटेड चीज दिख जाए, इसका मतलब नेट फोर्स उस पर क्या होगा, 0। अरे भाई साहब ये क्या है, ये ब्लॉक है, ये किससे लटका हुआ है, रस्सी से। कभी चल सकता है? ना, कभी भी चलेगा नहीं, ये चुपचाप यही रहेगा। इसका मतलब ये सिस्टम ऑलवेज कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम में। हमको दिख गया ये सिस्टम ऑलवेज क्या, कैसा पता चल गया अपने को, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इस पे एफ नेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विल बी 0। क्या रहेगा, एफ नेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विल बी 0। एफ नेट बोले तो एक्सटर्नल लगा ले, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन क्या होगा, 0। सर क्वेश्चन करने का तरीका बताऊं, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन बोल रहा है, ठीक है। सर जब भी अपने को ऐसे क्वेश्चन करने हो ना, तो अपन जो नॉर्मल लोग क्या करते हैं, सर एफबीडी बनाते हैं, बॉडी की एफबीडी बना के उसके बाद फोर्सेस का क्या करते हैं, रेजोल्यूशन। सर आप भी वही करो ना। मैंने कहा कर लो, क्या बात है, यहाँ कर लो। देखो मैंने ये मास, इसके एम मास का वो ब्लॉक, इस पर इधर लग रही है भाई साहब T1, लगा दो भाई साहब। इस पर इधर लग रही है T2, लगा दो भाई साहब। क्या दिक्कत है? कुछ और भी तो लग रहा होगा। अरे माता जी का प्यार नीचे लगेगा, माता जी दिखाओ अपना जलवा, MG लग गया, कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं साहब, अब अपन फोर्सेस को क्या करते हैं, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ लेते हैं। सर क्यों तोड़ते हैं? ताकि, तो आपको पता है हम जो भी इक्वेशन लगाना हमारे लिए आसान क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल केस में। यूनिडायरेक्शनल में हो तो एक डायरेक्शन में। सर उसके लिए क्या करते हैं, फोर्सेस को तोड़ लेते हैं। इस फोर्स का कुछ इधर कंपोनेंट, इस फोर्स का इधर, और जो कुछ इस फोर्स को इधर तोड़ा उसके परपेंडिकुलर भी आएगा।
आएगा। मतलब बोले तो सर एक बात बताओ, अगर ये एंगल 30 किससे बना रहा है? ये लाइन इस हॉरिजॉन्टल से 30 बना रही है, तो यही लाइन इस हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगी? 30। सर ये 30 बना रहा है, तो तुम मुझे बताओ अगर ये 30 ये 90 तो ये कितना 60। क्यों भाई साहब? क्योंकि सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब ये 30 90 तो ये कितना हो जाए भाई साहब? 60 हो जाए। 60 ये तुम बेटा 30 हो जाओ और तुम 60 हो जाओ, कोई घबराने की बात नहीं है। अब अपने को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल बच्चा अपने को देखो अभी ट्रिक। सर इसमें क्या ट्रिक है? ट्रिक नहीं, अभी जो एक नॉर्मल बच्चा करता है जिससे क्वेश्चन होता तो है, लेकिन सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन 4 घंटे में सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे सर, ये वही है, इनका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। तो अभी पहले देख लो कि क्या नहीं करना है, समझ रहे हो? तो अपने को क्या करना है, एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा भाई साहब? T1 का इधर कंपोनेंट लेगा, कितना? जिधर एंगल उधर कॉस, क्या आएगा? T1 cos 30, ठीक है। इधर कौन आएगा? इधर इसके एक इधर आ गया तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर आएगा, इधर कौन आएगा? T1 sin 30 आ गया भाई साहब, क्या मुश्किल है? इधर सर इसका भी तोड़ेंगे ना, मैंने कहा तोड़ लो, याद रखें। इधर कौन आएगा? T2 जिधर एंगल उधर cos, T2 cos 60, ठीक है। ऊपर कौन आएगा? ऊपर कोई तो आएगा यार, पता नहीं कौन आएगा, आने दो ऊपर, आने दो, एक और ले आओ डर। हाँ भाई साहब ये कौन है? ये है T2 sin 60, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए और इस डायरेक्शन में। सर फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर जीरो कोई भी वेक्टर का टोटल सम 0 है, इसका मतलब एक साइड वाले वेक्टर का टोटल सम बराबर होना चाहिए दूसरे साइड वाले के। इसका मतलब मैं बोल दूं अगर किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसका मतलब एक डायरेक्शन वाले फोर्सेस का टोटल सम बराबर होना चाहिए दूसरे डायरेक्शन वाले फोर्सेस का सम के। क्लियर एकदम? हाँ भाई, तो अपन लोगों ने क्या सीखा है कि अगर किसी एक डायरेक्शन में किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो क्या होना चाहिए भाई साहब? नेट फोर्स 0 मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब एक साइड वाले फोर्सेस का टोटल सम बराबर होना है दूसरे साइड वाले फोर्सेस के टोटल सम के। और ऐसा करते ही तुम तुरंत लिख पाओगे। क्या लिख पाओगे? कुछ भी ना लिख पाएंगे सर मैं लिखूंगा T1 cos 30 बोले तो √3/2 यानी T1 × √3/2 बराबर होना चाहिए इस साइड वाले के, यानी T2 × cos 60 बोले तो 1/2। क्या दोनों दो की ले ली? अगर ऐसा ले लिया है तो T2 की वैल्यू कितना आ गया? √3 T1। सर इसको एक इक्वेशन नाम दे दिया, मैंने कहा बहुत अच्छा किया, मैंने भी दे दिया, कोई घबराने की बात नहीं है। सर और भी कुछ होगा क्या? मैंने कहा हाँ भाई साहब, क्योंकि अपने को T1 T2 पता करना है और दोनों ही अननोन है, एक इक्वेशन 2 अननोन से होने वाला नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं और कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी क्या करना पड़ेगा? न्यूटन्स लॉ लगाना पड़ेगा। क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भाई नेट फोर्स 0 है? हाँ 0 है, क्योंकि भाई साहब ये बॉडी चल फिर नहीं सकती। सर अगर ऐसा है इसका मतलब नीचे वाला नेट फोर्स बराबर होगा ऊपर वाले के। क्लियर एकदम? इसका मतलब यहां से अपन क्या बोलेंगे दूसरी इक्वेशन के लिए? दूसरी इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे mg यानी नीचे वाला फोर्स बराबर दिस T1 sin 30 बोले तो sin 30 1/2। इसका मतलब T1 sin 30 प्लस क्या ये भी, क्योंकि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्ट जोड़ो भाई, जब T1 sin 30 प्लस T2 sin 60। हाँ भाई T2 sin 60, जरा ध्यानपूर्वक सुनिए। mg प्लस T1 sin 30 यानी क्या होगा भाई? mg T1 sin 30 T1/2 प्लस T2/√3/2 sin 60 की वैल्यू √3/2। सर इक्वेशन कितनी है अपने पास? 2, ये रही 1, ये रही 2। इसमें अननोन कितने? T1 और T2, दो इक्वेशन दो अननोन। लीनियर इक्वेशन कैन बी इजिली सॉल्व, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। हम ऐसा नहीं करेंगे, यस हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमें क्या करना है बे? अपने को साला आप बहुत अच्छा पढ़ाते सर, आधे घंटे में क्वेश्चन होता है, क्या मतलब है साले? ऐसा हम नहीं करेंगे, ये नहीं करना है, याद रखिए नहीं करना है। अब क्या करना है? मास्टर है ना, हमें तो क्या काम है? आओ देखो ध्यान से, देखो इसी का अल्टरनेट मेथड मिटाऊं, देखना ध्यानपूर्वक, देखना इसी का अल्टरनेट मेथड जुगाड़। हाँ भाई जुगाड़ देखो, जुगाड़ कुछ नहीं, मास्टर ने पढ़ रखा है और तुम्हें पढ़ाने वाला है। क्या? एक नया थ्योरम, लामीज थ्योरम। क्या? कैसा थ्योरम? लामीज थ्योरम। हाँ भाई लामीज थ्योरम। ठीक है कोई घबराने की बात नहीं। हाँ लामीज थ्योरम, ठीक है कोई घबराने की बात नहीं। जरा ध्यान सुनिए, अब अंग्रेजी थोड़े पढ़ रहे हैं, स्पेलिंग पे ना जाइए, ठीक है कोई बात नहीं। लामीज थ्योरम क्या बोल रहा है? ध्यानपूर्वक सुनना,
लामीज थ्योरम कह रहा है, पहली बात है कोई भी थ्योरम होती है तो उसकी कुछ कंडीशन होती है। इसकी पहली कंडीशन क्या है कि किसी भी बॉडी पर क्या होना चाहिए भाई साहब, सबसे पहले नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब बॉडी कैसी होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम पे। कैसी होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम बोले तो नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 बोले तो एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए, 0। पहली बात तो ये बोल रही है कि अगर बॉडी ऐसी है तो फिर कुछ कुछ होगा, कुछ और भी होना चाहिए। बॉडी पर सिर्फ कितने फोर्सेस एक्ट करने चाहिए, 3 एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट। कितने, एट मैक्स 3 ही होने चाहिए, न 3 से ज्यादा न 3 से कम। बात इसको समझे जरा, 3 एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट्स। हाँ भाई, फोर्सेस एक्ट्स, बहुत बढ़िया साहब। और भी कुछ, अगर बस यही दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो बस अपना काम हो गया। देखो ध्यानपूर्वक, मैंने कहा अगर मान लो 3 फोर्सेस किसी बॉडी पर लग रही हैं, मान लो कि उस M1 पे लग रही हैं, याद रखें M1 को पॉइंट की तरह बना लो कि अगर किसी पॉइंट पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से साहब, ये रहा F1, ये रहा F2 और ये लगा F3। कोई घबराने की बात नहीं है, जरा ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर ऐसा है कि अगर कोई बॉडी है, वो बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, उस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 3 फोर्सेस, तो क्या लग सकता है, लामीज थ्योरम। अब लामीज थ्योरम क्या बोलती है, यही तो बोलती है जो अभी उल्टा बोला कि बॉडीज पे कैसी होनी चाहिए, बॉडीज इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, बॉडी पे 3 एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हो और वो सर्टेन एंगल पे लग रहे हो। मतलब F1 के सामने वाला एंगल कितना ले लो भाई साहब, θ1। F2 F3 के सामने वाला, F3 के सामने वाला एंगल कितना ले लो, θ3। और F2 के सामने वाला क्या हो, θ2। सामने वाला मत बोलो। किसी एक फोर्स को बंद करो, जो 2 फोर्स बचे उनके बीच का एंगल मिल जाएगा अपने को तो अपना काम बन जाए। क्या बन जाएगा सर, क्या बता रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने समझ, अगर जब कभी बॉडी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम का तुम्हें क्वेश्चन दिख जाए और उस पे 3 फोर्सेस दिख जाएं, क्या मिल जाए, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, उस पे 3 फोर्सेस, ऑलवेज थिंक अबाउट लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम क्या बोलता है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, 3 एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हो और इस तरह से लग रहे हो कि θ1 θ2 θ3 एंगल पे लग रहे हो, तो क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। किसी एक फोर्स को पकड़ो, मैंने पकड़ा F1 को, मैंने पकड़ा F1 को पकड़ा, F1 को छुपाओ। देखो अब जो 2 बचे उनके बीच का एंगल, कौन 2 बचा, F2 और F3। देख कौन बचा, F2 और F3 के बीच का एंगल θ1, तो F1 अपॉन साइन θ1। सही है। अब किसको पकड़ो सर, अब F2 को पकड़ो। F2 को जब पकड़ो उसको छुपाओ, कौन बचा, F1 और F3, उसके बीच का एंगल θ3। मैंने किसको पकड़ा था, F2 को, उसके बीच का एंगल का साइन ले लो θ2। फिर किसको पकड़ो, F3। अब इसके बीच का भाई साहब, इनके बंद करने के बाद कौन बचा, F1 और F2, उनके बीच का एंगल कितना है, θ3। अगर ऐसा मिल गया F3 अपॉन साइन θ3, क्लियर एकदम, साइन θ3 अगर ऐसा मिल गया तो गीता ये कहती है कि तीनों बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। यही है लामीज थ्योरम। अरे यही है लामीज थ्योरम। खत्म दुनियादारी भी। देखो एक लाइन में आंसर, फिर से एक बार लामीज थ्योरम सुन, क्या बोलता है। अगर इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम आ गया, मतलब किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 दिख रहा है, एक्सीलरेशन 0 दिख रहा है, उस पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं ऐसे, θ1 θ2 θ3 पे, तो क्या करना है, कुछ नहीं, F1 किसी फोर्स और उसके सामने वाले एंगल का साइन का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज बराबर होगा, यानी F1 अपॉन साइन θ1 बराबर F2 अपॉन साइन θ3 बराबर F3 अपॉन साइन θ3। क्लियर सर, आपने बताया मुझे समझा, लेकिन अप्लाई करना सिखाओ। मैंने कहा इसी पे देख लो, जानलेवा बातें कर लेंगे। तुम मुझे बताओ, कुछ ना बताओ, क्या बताओगे। देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर मैं इस M मास को देखूं, सर देख लिया, मैंने भी देख लिया, आप भी देख लो, मैंने कहा देख लो, M मास पे क्या लग रहा होगा इधर, सर इधर मेरे ख्याल से लग रहा है T1। हाँ सही लग रहा है। सर इधर क्या लग रहा है, सर इधर लग रहा है T2। सर नीचे क्या लग रहा है, माता जी का प्यार, MG। सर इनके बीच का एंगल तो मुझे पता नहीं है, मैंने कहा मुझे पढ़ा है, मैंने बचपन से ही तो पढ़ा है एंगल से एंगल निकालना। देख ध्यान से, अगर ये 30 तो ये 30 अपने को पता है, ये 60 अपने को पता है क्योंकि ये 30 तो ये 90 तो ये 60, लेकिन तुझे पता है एक लाइन के बीच में कितना एंगल बनता है, 180। ये 30 ये 60, तो ये टोटल कितना होना चाहिए, 180। तो ये अपने आप कितना हो जाएगा चच्चा, 90। यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई, 90। घबराने की बात नहीं है सर। और मैंने कहा देखो ध्यान से, देखो mg तो एकदम डाउनवर्ड लगेगा, इसका मतलब ये 90 और ये 60, तो 9 6 15, ये कितना, 150।
सर ये 30 और ये 90, इसका मतलब ये 120। मैंने कहा जोड़ के देख लो ना, समझ में आए 150 90 360 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 120। सर आ गया? मैंने कहा वो आ गया। अब आ गया तो करना ही क्या है, बॉडी तो इक्विलिब्रियम पे थी, तीन ही फोर्स लग रहे हैं, तीन ही फोर्स लग रहे हैं, इसका मतलब लामीज थ्योरम लग सकता है। तो लगाओ लामीज थ्योरम भाई साहब। क्या आएगा लामीज थ्योरम? लगाते ही मुझको मिला, मुझको क्या मिला, मिटाना पड़ेगा, ठीक है मिटाना पड़ेगा। आओ इधर देखो, मैंने मिटा के तुमको जादू दिखाया। देखो 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 ध्यान पूर्वक। मैंने क्या पकड़ा? मैंने T1 को पकड़ा। मैंने किसको पकड़ा भैया? T1 को पकड़ा। T1 को बंद कर, T2 और T इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल sin 150। ले भाई साहब मैंने लिख दिया sin 150। मैंने पकड़ा T2 को बंद किया, कौन बचा? T1 और mg, इनके बीच का एंगल sin 120। हाँ भाई साहब इनके बीच के एंगल का साइन लेना है तो sin 120। अब कौन बचा? कोई नहीं बचा भाई साहब, माता जी बची। माता जी के पकड़ो, इन दोनों के बीच का एंगल 90, उसका साइन ले लो, इसका मतलब माता जी बटा sin 90। हाँ भाई क्या ही करना था बे। देख जो तू रिजोल्यूशन फिजोल्यूशन करता है वन लाइन, मुझे दिखने वालों को दिख गया, समझदार लोग देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं कि भाई साहब अगर तीन लोग बराबर है तो मैं तेरा भाई वो तेरा भाई, तो दो लोग तो हमेशा भाई होंगे बे। इसका मतलब मैंने क्या लिखा? T1 अपॉन sin 150। sin 150 बोले तो sin 90 प्लस 60, sin 90 प्लस 60 बोले तो cos 60, cos 60 बोले तो 1/2। ये अगर तीनों बराबर तो इसके बराबर होगा। मैंने क्या लिखा? माता जी का प्यार बराबर अपॉन sin 90, sin 90 बोले तो 1। इसका मतलब मुझे यहाँ से क्या दिख गया? कुछ ना दिख रहा। T1 की वैल्यू माता जी का प्यार बटा 2। समझ गए भाई साहब? माता जी का प्यार बटा 2 डिवाइड कर दिया साले ने। हाँ भाई साहब ठीक है, मुश्किल थोड़ी। सर इसके बारे में हाथ देख लो क्या ही है। आओ तो ये भी सर इसके बराबर होगा। हाँ होगा ना यार। इसका मतलब T2 अपॉन sin 120, sin 120 बोले तो sin 90 प्लस 30, cos 30 बोले तो √3, cos 30 बोले तो √3/2, √3/2 इज इक्वल टू mg/1। तो यहाँ से मुझे T2 क्या मिल जा रहा है? 2 मिल जा रहा है √3 mg/2। क्या मुझे T1 T2 मिल गया है? तो सॉल्व करके देख लेना, पिछला वाले से भी यही मिलेगा। क्या टफ था भाई, क्या टफ था। देख कैसा क्वेश्चन लगा। सर क्या ये रस्सी और ब्लॉक, मैंने स्ट्रिंग और ब्लॉक प्रॉब्लम पे ही लगाएंगे? मैंने कहा ये तीन फोर्सेस कहीं मिल जाए बॉडी इक्विलिब्रियम में तो तुम ऐसा कर सकते हो। सर कहीं और करके दिखाओ, अभी देख लो, जान ले वो बातें कर ले रहे हैं तुम्हारे साथ। करें नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं और अच्छे समझते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट एग्जांपल पे चलें और समझे ध्यानपूर्वक। हाँ भाई तो अभी अपन लोगों ने किस पे भाई साहब ट्रिक सीखा है? लामीज थ्योरम सीखा है। किसके लिए? एक लामीज थ्योरम एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं एक कंसेप्ट है जो हम लोग को बीटेक में पढ़ाया जाता है। परेशान नहीं होना है, लेकिन आपके लिए तो ट्रिक ये है ना। तो भाई साहब क्या कंडीशन है कि तीन फोर्सेस होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, वो स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम हो चाहे जो हो। सर चाहे जो मतलब कहीं और भी लगा सकते हैं। मैंने कहा ब्लॉक सिस्टम पे, ब्लॉक मतलब जहाँ नॉर्मल रिएक्शन का खेला होगा। सर ठीक सर लगवाओ कहीं पे। मैंने कहा देख एक अपने पास क्या है, स्फीयर है। क्या होना है? स्फीयर। सर बढ़िया लग रहा है, गोला तो हमको भी अच्छा लग रहा है, क्या ही दिक्कत है। सर स्फीयर तो और क्या करेंगे? मैंने कहा मिटाएंगे और मिटा दिए, मिट गया। उसके बाद क्या करेंगे भाई साहब? स्फीयर है तो गीता कहती है स्फीयर का मास कितना है? m दे रखा है। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये स्फीयर ना भाई साहब, ये स्फीयर किसी रस्सी से बंधा हुआ है। कैसे बंधा हुआ है? किसी रस्सी से याद रखें, ये रस्सी से बना हुआ। ये रस्सी कितना एंगल बना रही है भाई साहब? 37। बोलो भाई साहब सही है? क्या बना रही? 37। कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या तुमसे पूछता है? वो तुमसे पूछता है फाइंड द नॉर्मल। काला पेन से लिखना पड़ेगा ना यार। वो बोल रहा है कि फाइंड द नॉर्मल। हाँ भाई फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एट सरफेस ए बी। ये सरफेस ए बी है, देख लो भाई सरफेस ए बी, एट सरफेस ए बी। हाँ भाई सरफेस ए बी, ठीक है। एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। हाँ भाई टेंशन इन स्ट्रिंग। हाँ भाई सब स्ट्रिंग, ठीक है बताएंगे ना यार, क्या ही पगलाए हो। देखो ध्यानपूर्वक। सर सबसे पहले हम क्या करते थे, हमारे जितने भी मास्टरों ने पढ़ाया था एफबीडी बना लेंगे ना यार। एफबीडी क्या दिक्कत है? मैंने कहा देखो ध्यानपूर्वक, अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं तो देख ध्यान से, इस सरफेस पर अगर मैं इस ए बी को मिटाऊं ना यार, ठीक है क्या दिक्कत है? देख जब भी दो चीजें कांटेक्ट में होती है तो उनके बीच में कांटेक्ट फोर्स लगता है। कौन सा? नॉर्मल और फ्रिक्शन। सर फ्रिक्शन तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, हम सारी चीजें चिकनी मान रहे हैं, तो क्या आएगा? कांटेक्ट के कारण नॉर्मल आएगा। नॉर्मल किस तरह से लगता है? सर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस सच दैट इट ट्राइज
टू कंप्रेस द सच दैट इट ट्राइज टू कंप्रेस द सरफेस, यानी कि ये वाली वॉल इस पर क्या नॉर्मल इस तरह से लगाएगी। देख 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 सर, नॉर्मल आपने वहां सेंटर से क्यों पास करा दिया। प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई नॉर्मल किसी सर्कल या स्फीयर से जाती है तो उसके सेंटर से पास करती है। सर मैंने करा दिया, मैंने सर यही लगेगा, मैंने कहा यही यही इसी यही कॉन्टेक्ट ऐसा लगेगा, लेकिन मैं खिलाड़ी आदमी हूँ, मैंने ऐसा करा दिया, ऐसा ही लगेगा। सर आपने वैसा क्यों बना दिया। एक कंसेप्ट होता है ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या बोलता है, किसी भी फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलावा कितनी भी दूर बढ़ाया जा सकता है। मैंने बढ़ा दिया, लिवा चल गए। सर एक और बात तो लगेगा इसमें, इसका कुछ ना कुछ मास था m, मैंने कहा था, तो इस पे माता जी का प्यार भी तो लगेगा। मैंने कहा लगेगा ना यार mg, क्या दिक्कत है, लगा लो। सर ये कौन था, ये था नॉर्मल ऑन बी सरफेस ड्यू टू a, ये नॉर्मल था यार। सर और भी कुछ लगेगा, मैंने कहा ये रसरी है। रसरी कौन है, रसरी। रसरी में क्या लगेगा, टेंशन। टेंशन तो होगी ना यार। सर आपने तो कहा था कि बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, तीन फोर्सेस हो, तो लामीज थ्योरम के बारे में सोचना। मैंने कहा यही तो कहा था मैंने। देख 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 इस फोर्स को, और एक और बात बोला था कि फोर्सेस को उनके लाइन ऑफ एक्शन क्या है लॉन्ग बढ़ा दो। देख 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 बढ़ा दिया बढ़ा दिया बढ़ा दिया बढ़ा दिया। सर बढ़ाते ही मुझे क्या मिल गया, इधर तो लग रहा है इस बॉडी पे टेंशन, इधर तो लग रहा है नॉर्मल, इधर लग रहा है माता जी का प्यार mg। समझ गए हो सर, तीन फोर्सेस, बॉडी इक्विलिब्रियम में लामीज थ्योरम लगाऊंगी, आंसर लाऊंगी नहीं लाऊंगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। देखो इधर ये सर माता जी एकदम डाउनवर्ड लगती है, ये एकदम इधर लगेगा, इसका मतलब इनके बीच में क्या 90 डिग्री। हाँ यार 90 डिग्री, क्या दिक्कत है। सर एक और बात, सर नॉर्मल तो परपेंडिकुलर ऑलवेज होता है कॉन्टेक्ट सरफेस, किसका मतलब ये 90 किसी भी ट्रायंगल का टोटल एंगल का सम। सर 280 90 280 माइनस 100 यानी 180, ये 90 37 पे 53, अपने आप देख लो कितना हो जाए 53। इसका मतलब मेरे भाई ये कितना हो गया 53। कोई घबराने की बात नहीं है। सर ये पूरा 180 होता है, ये 53, तो ये कितना हो गया भाई साहब 127 ही तो होगा ना यार, 127 होगा, करके देख लो यार, हो जाता है, हमारे यहाँ आता है, ऐसे ही आता है। ये कितना भाई साहब, ये भी 90, ये 90 बोले तो ये पूरा कितना एंगल हो गया। देख 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 इसको मैं ऐसा बनाऊं, ये लगा नॉर्मल, ये लगा mg, इनके बीच में 90, इनके बीच में 90। सर और मैंने कहा और देखो लो आप भाई साहब, ये लगा टेंशन, ये कितना एंगल 127। सर ये कितना 9 5 14 143। घबराने की कोई बात है नहीं ना बात है। अब देखो ध्यानपूर्वक, सर मैं एक काम कर सकता हूँ, सर मैं लामीज थ्योरम लगा सकता हूँ। सर मैं लामीज थ्योरम लगा सकता हूँ। हाँ यार लगाओ फटाक से। दिस अपॉन दिस एंगल का साइन, तो मैंने लिखा mg अपॉन साइन 127 डिग्री। ठीक भाई साहब, ये टेंशन इनटू उसके सामने वाले एंगल का साइन, तो t अपॉन साइन 90, t अपॉन साइन 90। सर ये नॉर्मल इंटू इसके सामने वाला एंगल, हाँ भाई साहब कितना है नॉर्मल अपॉन साइन, कितना भाई साहब 143। हाँ ठीक है 43। देखो ध्यानपूर्वक, साइन 127 बोले तो साइन 90 प्लस 37 cos 37 बोले तो 4/5। इसका मतलब mg अपॉन 4/5 बराबर होना चाहिए t अपॉन साइन 90 बोले तो 1, n अपॉन साइन 143 बोले तो साइन 90 प्लस 53 बोले तो 3/5 cos 53 3/5। ठीक है भाई साहब, यानी n अपॉन 3/5। क्या सही है, साइन 90 प्लस 53 143 होगा ना, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अरे यार आ जाएगी, मान लो ना यार आ जाएगी। देखो ध्यानपूर्वक, तो यहाँ मुझे क्या मिला, इसको जब बराबर करोगे तो t की वैल्यू मिलेगी 5 mg/4 मिल गया सर नॉर्मल को, और इसको बराबर करोगे क्योंकि टेंशन तो अपने को पहले पता नहीं था, तो मैंने इसको जैसे ही बराबर किया तो मुझे क्या मिल गया n अपॉन 3/5। ये देख लो, ये मिल चुका है, को घेर दो। अब इसको निकालेंगे, इसको बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो n अपॉन 3/5 बराबर mg अपॉन 4/5। क्या 5 ने 5 की ले ली, तो मुझे क्या मिल गया, नॉर्मल की वैल्यू मिल गया 3 mg/4। क्या मुझे नॉर्मल भी मिल गया। क्या ये लामीज थ्योरम हर जगह लगाया जाता है, मैंने कहा हर जगह रूल वही है, समझ गए। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर, और ये इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम है। आपने देखा कि कोई बच्चा कैसे रिजॉल्व करता और कैसे गंदी उस सवाल को कचरा बना देता। तुम्हें ये पता है तो एक लाइन में आंसर लो। सर आप तो इतनी देर बताते रहते हो, मैंने कहा मेरे समझाना भी तो है, समझ गए।